हाँ तो क्या कहते हैं? यस सर। क्या मेन बात हमें समझ आई थी कोलिजन में? बिल्कुल की पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, यस काइनेटिक एनर्जी नहीं भी कंजर्व नहीं होगी। तो बट हाँ, हम कंपेयर क्या करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के इक्वल है या फिर नहीं है, उसके बेसिस पे हम तीन केसेस बना देते हैं, जिनको हम क्या क्या बोलते हैं, इलास्टिक, और एनर्जी की टर्म्स में बात ना करता है, ये तो पता चलेगा कि वहां पे एनर्जी का कुछ रोल आ रहा है, बट उसको और इजीली समझने के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। हमने उसको डिफाइन नहीं किया था फिलहाल, बट हमने ये समझ लिया था कि वो E की वैल्यू डिसाइड करती है कि कोलिजन किस टाइप का। इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया था? ओके, तो अब बच्चों हम E की बात करते हैं। तो जो टाइप ऑफ कोलिजन है वो एक प्रॉपर्टी जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, इससे डिसाइड होता है, जो कि नेचर ऑफ सरफेसेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये E होता क्या है, राइट? तो ये E जो है बच्चों, दिस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन V-rel सेपरेशन। याद है हम डिस्कशन कर रहे थे तुम्हारे ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, एक्चुअली यहां पे आता है। तो V-rel सेपरेशन अपॉन V-rel अप्रोच, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन कौन सी है, जिस डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है। उसमें तो सिर्फ ये दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ कोलिजन अभी क्या था, क्या मतलब? तो बच्चों इस एक्सप्रेशन को समझते हैं, जब हम कहते हैं V-rel सेपरेशन, उसका क्या मतलब है, किस रिलेटिव वेलोसिटी से वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, और मतलब सेपरेशन कब होगी, कोलिजन के बाद। तो इसको समझने का आसान तरीका ये भी है कि जो न्यूमरेटर है दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, और जो डिनोमिनेटर है दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। अब जब हम रिलेटिव वेलोसिटी टर्म यूज करते हैं तो एक माइंड में कंफ्यूजन आती है कि किसके फ्रेम, उसका फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी फ्रेम में चले जाओ क्योंकि हमने एनीवेज मॉडल लिया, फ्रेम किसका है उसको तो सिर्फ यही फर्क पड़ता है ना कि साइन क्या है। yes. हमें तो मैग्नीट्यूड ही चाहिए। आपके याद है जब मैंने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताया था तब भी आपने यही कहा था कि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है वहां, ठीक है। तो मतलब बस
आप ऐसे सिंपली याद रख सकते हो कि कोलिजन के बाद वाली रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन कोलिजन के पहले वाली रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसका क्या मतलब है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। अच्छा 1 मिनट के लिए जो हमने पहले ऊपर फिगर बनाया था इस फिगर को देखो। अब इसमें सोचो कि मान लो ऐसा हो कि जो m1 ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो u1 है जो राइट को है और एक कंपोनेंट कुछ u1 डैश है जो ऊपर को भी है। अब अगर तो मैं लिखता हूं सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी फिर उसके अंदर तो ऊपर वाला कंपोनेंट भी आएगा, लेकिन हमें किस कंपोनेंट से मतलब along the direction of collision, मतलब जिस डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है। जैसे इस केस में कोलाइड किस में हो रहे हैं वो x डायरेक्शन में, तो मतलब हमें सिर्फ x डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी, हमें दूसरी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। ये बात समझ आई बच्चों? तो एक्चुअली क्या है कि अभी तो हम 1D कोलिजन की बात ही कर रहे हैं, तो जब 2D कोलिजन आता है मतलब जब बॉडीज की वेलोसिटीज दो डायरेक्शंस में होती हैं तब वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे इस केस में हम कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे रिलेटिव x, ठीक है। अच्छा इस फिगर में मुझे बताना एक बार कि जो हमारा न्यूमरेटर का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मतलब बेसिकली कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज का रिलेटिव। तो अब बच्चों उसको v1 v2 बोल दो या v2 v1 बोल दो, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एनीवेज मॉड लगा रहे हो। बट हाँ अगर आप ये बात को यूज कर लो v2 v1 तो फिर कैसे लिख सकते हैं? फिर आप सीधा v2 v1 लिख सकते हो क्योंकि तब तो पता चल गया आपको कि वो पॉजिटिव, ठीक है। एंड बच्चों उसका फायदा ही होता है। क्यों फायदा होगा? क्योंकि अगर मॉड को हटाना है तो मॉड को हटाने के लिए तो आइडली दो केस बनाने पड़ते हैं ना, मैथमेटिकली आपने सीखा होगा। तो मॉड के चक्कर में अगर नहीं पढ़ना तो उसका क्या तरीका है कि पहले ही अपनी क्वांटिटीज इस तरीके से लिखो कि वो पॉजिटिव हो। मैं लिखूंगा अभी, कांसेप्ट समझ आ गया? ऐसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में क्या आएगा? वहां पे हम u1 u2 है ना, क्योंकि वही पॉजिटिव बनेगी। क्लियर ऑल? ठीक है, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ये नहीं हम बता सकते, ये एक्सपेरिमेंट जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का भी हमें कोई आईडिया नहीं था कि वो कैसा है। कोफिशिएंट्स कितने होते हैं सारे एक्सपेरिमेंट में? ठीक है, तो बच्चों हमारे वाले केस में वो क्या बन जाता? न्यूमरेटर में क्या था? v2 v1 या v1 v2? v2 v1 और डिनोमिनेटर में तो इस केस के लिए हम इसको ऐसे ठीक है बच्चों। फिर से एक बार सोचो इसकी जगह ये यूज करने में क्या फायदा? मॉड हट गया तो आपको केसेस भी बना, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप ये कंफ्यूज होगे कि मतलब 1 2 पे आता कौन सी बॉडी 1 थी कौन सी बॉडी 2 थी, कैसे याद रखोगे? या तो ऐसे याद रख लो बस सिंपली कि भाई रिलेटिव वेलोसिटीज लिखनी है और वो इस तरीके से लिखनी है कि वो पॉजिटिव हो, ठीक है। अदरवाइज क्या करोगे इसके साथ? कैसे डिसाइड करोगे? इसके साथ दोनों ही टकरा रहे हैं आपस में,
डजंट मैटर, बस एक को 1 लेना है, एक को 2 लेना है, ठीक है, ये क्या फर्क पड़ेगा, है ना, तो एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये याद रखना है, एक को 1 एक को 2, बाकी क्वेश्चंस करेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर, या तो ये अप्रोच रखो याद, मॉड में ही पढ़ेंगे हम कभी भी, मतलब या तो ये याद रखो कि इस तरह से लिखेंगे कि वो पॉजिटिवली बने, या फिर ये फॉर्मूला याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बात समझ आई बच्चों? अब इस फॉर्मूला से हमारे को क्या फायदा हो गया बच्चों, कि हमारे पास एक ई की इक्वेशन आ गई। याद करो हमारे को कोलिजन में कितने अननोन थे हमारे, 2, ठीक है। तो एक कंडीशन कहां से आ रही थी, मोमेंटम से, दूसरी कंडीशन कहां से आई, तो जब E इक्वल टू 1 वाली कंडीशन है वो कौन सी हुई, मतलब जो इलास्टिक वाली थी, जब एनर्जी कंजर्व, तो ऑटोमेटिकली यही आएगा। अगर आप अभी क्वेश्चंस हम करेंगे ना, अगर हम उनमें देखेंगे कि अगर हमने E इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर दिया, तो उसमें अगर हम चेक करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही आएगी इनिशियल, राइट। तो बेसिकली हम ऐसे याद रखते हैं कि कोलिजन्स की 2 कंडीशंस होती हैं, एक कंडीशन मोमेंटम की और दूसरी कंडीशन E की, उन दोनों को अप्लाई करके हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। E की जो डेफिनेशन है, मतलब जहां से E आया है, मैंने तो आपको उसकी सिंपलीफाइड फॉर्म लिखी है, उसके हिसाब से E 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। एक पर्टिकुलर केस होता है जहां पे E 1 से बड़ा होता है, वो हमारे लेवल पे नहीं आता, उसको बच्चा एक्चुअली हम कहते हैं, जैसे E आया कहां से, एनर्जी से आया ना, तो अगर हम जो कंडीशन जहां से बच्चों बनती होगी, उस कंडीशन में ये डलेगा जब कि भाई फाइनल एनर्जी जो है वो इनिशियल से के कंपैरिजन में एटमोस्ट क्या हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो उसके हिसाब से E की ये वैल्यू बन गई और टर्न्स आउट कि वो E 1 से छोटा है। अब बच्चों ऐसा सोचो, क्या कोई ऐसा केस पॉसिबल है जहां पे फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से ज्यादा ही आ जाए? दिस इज वैसे सोचने के लिए, ठीक है, हमारे को नहीं पढ़ना, वो सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई केस आप सोच सकते हो जहां पे कोलिजन हो और फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से ज्यादा आ जाए? कोई भी ऐसा केस जहां बॉडी की इंटरनल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? सोचो ऐसा कोई केस होता है जब थोड़ा सिंपल सोचो, इतना कॉम्प्लेक्स मत सोचो। जो मैं एक एग्जांपल देता हूं, दिवाली पे एक वो पटाखा नहीं होता जिसको हम कहते हैं कि फर्श पे मारो और फिर वो फट जाता है, उसको अलग से लाइट नहीं करना होता, ठीक है। तो उसमें आप कर क्या रहे हो, आपने उसको, आपने काइनेटिक एनर्जी दी है, डेफिनेटली दी है, लेकिन जब फर्श से टकराया तो क्या होता है, उसके अंदर भी कुछ केमिकल्स वगैरह डले होते हैं जो एक्सप्लोड कर जाते हैं, और उसके कारण से क्या हुआ, तो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर गिर गए। तो इस केस में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल से ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इंटरनल वाली एनर्जी भी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक। तो ऐसे केस में E जो होता है वो 1 से बड़ा आ जाता है और उसको हम कहते हैं सुपर इलास्टिक, ठीक है, बट दैट इज नॉट इनफ। अंडरस्टूड? तो नॉर्मली बच्चों हमेशा E जो होता है, हाँ मतलब वो हमें पता है कि उसके अंदर कुछ केमिकल्स तो होते ही हैं जो बाद में एक्सप्लोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ बट मतलब जो फाइनल होएगी वो उससे ज्यादा होएगी अगर हम किसी तरीके से कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। सेम चीज उसमें भी होती है, आप जैसे जो ग्रेनेड होता है, मान लो ग्रेनेड फेंक रहे हैं तो उसमें क्या होगा, मान लो आपने ग्रेनेड को फेंका और किसी से टकराया और एक्सप्लोड भी कर दिया, तो वहां पे उसके पास जो फाइनल एनर्जी होगी, एक तो जो आपने एनर्जी दी वो तो होगी ही होगी, बट जो एक्सप्लोजन से एनर्जी जनरेट हुई वो भी तो होगी ना, ओके। तो मैं बात कर रहा था बच्चों कि हाँ जो E होता है प्रैक्टिकली E हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है, और उसमें क्या होता है कि जो एनर्जी है वो हीट साउंड एक्सेट्रा में लूज होती है। इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लें, जैसे अगर मैंने बॉल को ऐसे छोड़ा
एक हाइट से, तो क्या होता है, वो जमीन से टकराती है, हमें कुछ आवाज आती है, यस, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आप देखोगे कि जो वॉल है वो कभी भी वापस उसी हाइट पे नहीं आएगी, थोड़ी सी कम हाइट पे आएगी। तो वो जो कम हाइट पे आई उसका रीजन क्या होगा कि कुछ ना कुछ एनर्जी तो उसकी लूज हो, और अगर आप उसको छोड़ ही दो तो क्या होगा, वो कुछ देर बाद और कम बाउंस करती जाएगी और फाइनली स्टॉप हो। तो जब फाइनली स्टॉप करके तो क्या मतलब होता है, तब उसकी सारी एनर्जी जो है वो लूज हो, ठीक है। अब बच्चों ऐसे ही आपने शायद कभी सुना हो या देखा हो एक क्रेजी बॉल करके चीज होती है, उसमें क्या होता है, उसको अगर आप छोड़ दो तो वो बहुत देर तक रिबाउंड करती रहती है, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप उसको छोड़ो तो जब वो हिट करती है तो बहुत ही कम आवाज आती है कंपेयर टू प्लास्टिक बॉल या कोई और बॉल, ठीक है। तो हमें क्या समझ आ रहा है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, उस केस में मतलब जो उसका मटेरियल है वो कुछ ऐसा है जहाँ पे ई जो है वो नियरली 1 के आसपास होगा, तो वो एनर्जी काफी हद तक कंजर्व कर रही है, लूज नहीं कर रही, तो इसलिए वो बहुत देर तक रिबाउंड कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी कोलिजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, क्या वैल्यू दी होगी, मतलब क्या कंडीशन चाहिए हमें। देखो मोमेंटम तो कंजर्व होना ही है पक्का, उसका तो कोई क्वेश्चन में तो कुछ अलग से मेंशन नहीं होगा, क्वेश्चन में तो सिर्फ किसी ना किसी तरीके से आपको ई की वैल्यू मेंशन होगी, ठीक है। वो हो सकता है आपको डायरेक्टली मेंशन हो कि ई बता दिया जाएगा कि इतना, हो सकता है वो इनडायरेक्टली मेंशन हो कि जहां पे ये लिखा हो कि भाई इलास्टिक कोलिजन है या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो अगर इलास्टिक है तो ऑटोमेटिकली ई 1 हो गया, और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो ई 0 हो गया, ये समझ आता है, ठीक है। इस ई के एक्सप्रेशन से बच्चों आप ये भी देख सकते हो कि अगर मैं ई को 0 पुट कर दूं तो क्या बनता है, e1 इक्वल टू वो बनना भी चाहिए था, क्योंकि हमने लिखा था कि परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, दोनों बॉडीज स्टिक कर जाती हैं, अगर स्टिक कर रही हैं तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी, अंडरस्टूड, ओके। तो चलो हम अब एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये सिचुएशन है बच्चों, फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ई को आउटपुट करें करके देखना, बहुत इजीली आ जाता है बच्चों, से सारे ट्राई कर सकते हो। आप क्या करो, उल्टा कर दो, के ई फाइनल इक्वल टू के इनिशियल लिख दो और उसमें साथ में मोमेंटम कंजर्व कर दो, तो अपने आप वो कंडीशन बन के आ जाएगी जो ई इक्वल टू 1, साथ में मोमेंटम भी यूज होगा, तो फाइनल वेलोसिटी
हाँ जी, सब हो जाना चाहिए। क्या करना था, दो ही तो कंडीशंस हैं, एक मोमेंटम एक एनर्जी, एनर्जी नहीं सॉरी ई। तो जब आप ई की इक्वेशन लगाओगे आपकी ये दो कंडीशंस लगेंगी। 4 into 10 minus 5 into 8 is equal to फाइनल वेलोसिटी v1 v2 मान लो, तो वो बन गया 4v1 plus 8v2 प्लस अब तो हमने जो अज्यूम किया हम तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ना, पहले तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमने तो v1 v2 राइट को अज्यूम किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको माइनस कराना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और e इक्वल टू 1 हो गया, बन गया v2 minus v1 अपॉन, जब आप अब ये ध्यान रखना u1 minus u2 लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, 10 minus minus 5, तो इससे आपका v1 minus 10 आ जाएगा और v2 5 आ जाएगा। ठीक है, तो प्योरली बाय चांस, देयर इज नो सच लॉजिक कि ऐसा आ गया कि इसकी वेलोसिटी की उल्टी हो गई और इसकी भी उल्टी हो गई, है ना, इसकी 5 लेफ्ट को थी तो राइट को आ गई, इसकी 10 राइट को थी और लेफ्ट को। प्योरली बाय चांस, कोई लॉजिक नहीं है, आपको अपना नॉर्मल इक्वेशन से इसका वही तो मैंने बताया था कि अगर आप पहले ही उसका लिख दोगे तो फिर मॉडलिंग करना। मैंने तो v2 minus v1 लिख दिया ना, मुझे पता है कि v2 minus v1 तो पॉजिटिव ही आएगा, कोलिजन के बाद तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा ही होगी। ठीक है बच्चों, सौम्य मैंने स्पेशली तो बोला था कि ई और मोमेंटम लगाना है, तो काइनेटिक एनर्जी में कहां से पहुंचना है, और फिर गलत भी हो गया उससे। आप काइनेटिक एनर्जी से भी करोगे तो सेम ही आएगा, इट्स नॉट कि गलत होगा, बट वो लंबा हो जाता है, क्यों, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एनर्जी में तो v स्क्वायर आ जाएगा। जब ई की इक्वेशन है तो उससे करो फटाफट। और इनफैक्ट बच्चों इस क्वेश्चन में तो ये देखना भी बहुत आसान है कि आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, स्पीड तो सेम ही रह रही है, इसमें तो बाई चांस इंडिविजुअली कंजर्व हो गई, बट असली में क्या होता है, सिस्टम की होती है कंबाइंड टोटल। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कोई डाउट बच्चों किसी को? एक बच्चों वैसे ही जस्ट नॉलेज, अगर मान लो मैं पहले से v1 लेफ्ट को भी मान लेता, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, तब मेरी इक्वेशंस कैसी बनती, ये तो यही आना था, तब मैं v1 को यहाँ नेगेटिव करता, ये तो ये 8v2 minus 4v1 आ गया, और यहाँ पर भी वो नेगेटिव डल जाएगा, बेसिकली v2 minus minus v1, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को सॉल्व होके फिर मेरा लिया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मास एंड पिच, नहीं नहीं मास सेम है दोनों, 1 2 तो वैसे लिखा है जो बॉडीज है।
हाँ जी, हो गया बच्चों? Yes, sir. तो इस केस में बच्चों जब आप सॉल्व करोगे आपका V1 2 आ जाएगा और V2 4 आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, आई थिंक सबका आ गया होगा। Yes, ग्रेट, सिंपल सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, yes. है ना? तो ये एक केस हम याद रखेंगे एक और बदल से क्या होता है, फास्ट हो जाता है कि इट टर्न्स आउट कि अगर दो बॉडीज जिनका मास इक्वल है उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन है, तो अगर हम मोमेंटम और ई की इक्वेशन लगाएंगे तो उससे यही निकल के आ जाएगा हमेशा कि वेलोसिटी जो है वो एक्सचेंज है। तो इस कंसेप्ट को हम बिना आगे सॉल्व किए भी यूज करेंगे। समझ आ रहा है? Yes, sir. तो भी मैंने इसीलिए बोला है कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा भी होता टू लेफ्ट को तो फिर क्या आता, इसकी टू लेफ्ट को कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटीज देख लिया, बाकी खत्म। अंडरस्टूड, बट सिर्फ तभी लगेगा जब मासेस इक्वल है एंड इलास्टिक, राइट? एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है ना, ध्यान से करना, गलत नहीं होना चाहिए।
फाइनल इनिशियल से ज्यादा है। हम्म? फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से ज्यादा है। तो गलत ही होगा। हाँ? अलग अलग है आंसर सबके सो फार। ठीक है करते हैं। V1 V2 दिखाओ मुझे, अलग है तुम्हारे भी। मेजॉरिटी से ठीक लग रहा है ये। क्या है आंसर? गलत 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 गलत। ठीक है गलत। ठीक ठीक है। क्या है लॉस? हाँ जी हो गया। सबको पता है क्या करना है जब आप कंडीशंस लगाओगे? आपका V1 1 आना चाहिए, V2 5/2 आना चाहिए, और उससे जो लॉस है वो 4.5 आना चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने -4.5 निकाला था, मैंने उनको ठीक बोल दिया था, बट यू शुड अंडरस्टैंड लॉस पूछा है तो आप लॉस को माइनस में नहीं आंसर करोगे। अगर चेंज पूछा होता, चेंज को माइनस में आंसर करते। जब पहले ही लॉस लिख दिया तो वो तो माइनस में नहीं लिखोगे ना, उसकी तो वैल्यू ही लिखोगे। और लॉस निकलेगा भी कैसे? इनिशियल माइनस फाइनल करके, है ना? चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करके निकलता है। आई थिंक कुछ समझाने वाला नहीं है, सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग है, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। और उसको फिर मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? मोमेंटम और ई की कंडीशन लगा के पहले V1 V2 निकालोगे और फिर उससे काइनेटिक एनर्जीज निकालोगे, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो देयर इज नो शॉर्टकट, नथिंग, ऐसे ही करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन है। एक बार मैं सिचुएशन समझा देता हूँ। एक बॉल है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ये कुछ हैवी सा बॉक्स है जो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। वॉल है कोई, ठीक है। यू आर नॉट गिवन द मासेस, यू आर जस्ट टोल्ड कि दिस इज समथिंग वेरी हैवी, जो राइट हैंड साइड है, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन है, फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है।
एक हिंट देता हूँ मैं, पूछो। आप क्या करो, कुछ भी मासेस अज्यूम कर लो, ठीक है? तो आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर फाइनली कुछ मासेस की टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है? उस आंसर में देन पुट द अप्रोक्सीमेशन कि वो जो M2 है दैट इज मच लार्जर देन M1। ठीक, रुक जाओ। ठीक है, आप ठीक है, गलत, ठीक है, गलत, गलत, मिलके गलत है, याद रखना कंडीशन। गलत, अप्रोक्सीमेटली। मैंने अभी कहा था याद रखना जिसका गलत है, तुम तो अभी इसी क्वेश्चन में दोबारा भी समझ गलत है। क्या, ये तो यूनिवर्सल रूल है, ये तो मैंने फिर भी चेक कर लिया इन बिटवीन, ये कहो रूल तो वही रहेगा, हर क्लास में थोड़ी दोबारा बनेगा रूल। हाँ तो तुम्हारा भी किया। नहीं अभी तो वाला तो गलत था। हाँ यही वाले इसी पे रूल बनाया। हाँ हाँ जी, इसका बच्चों आंसर आएगा बॉल का 20 लेफ्ट को और वॉल का सेम 5, ठीक है? तो एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया जो जिससे आप कर सकते थे, जो इसका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है? एक मेथड, मेन मेथड क्या हो गया, मासेस लेके फिर अप्रोक्सीमेशन लगा दो, ठीक है? बट जो शॉर्टकट मेथड है जो हम बार बार यूज करेंगे आगे भी, वो ये है कि हम ये मान लेंगे कि भाई जो दीवार है ये तो बहुत भारी है, एक बॉल उससे टकरा के उसके अंदर कोई चेंज नहीं ला सकती। तो उससे क्या आ गया, उससे सीधा ये पता चल गया कि जो दीवार है उसकी वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
अगर ये एक कंडीशन आ गई फिर क्या करोगे? फिर तो ई की इक्वेशन लगा दो, बस उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मोमेंटम का जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप ये मान लोगे कि भाई दीवार जो है वो तो 5 से ही मूव कर रही है और उस पे बस सीधा ई की इक्वेशन होगा। नहीं, मोमेंटम कंजर्व हुआ है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है 5। रियलिटी में तो क्या होगा कि इसका थोड़ा सा चेंज आएगा, एग्जैक्ट 5 नहीं होगा। जो साइन समझ आ रहे हैं कैसे लिखें? क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो ये मतलब ये लिख लो आगे के लिए भी कि if one object is very heavy compared to the other object, its velocity will nearly remain the same. ठीक है, तो बेसिकली हमारे को पास दो शॉर्टकट टेक्निक्स आ गई कोलिजन्स की, है ना। एक तो क्या थी सेम मास वाले केस में, और एक किस केस के लिए आ गई जब बहुत हैवी हो गया एक मास। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या अगर मैं वैसे मानता तो, मैंने तो जनरल ऐसे ही मान लिया अभी, है ना। तो मैं तो जो मानूंगा उसके हिसाब से ही साइन दूंगा ना। हाँ जी बच्चों, आगे समझ? पॉजिटिव 20 आ रही है अगर हम इधर घुमा नहीं, इस इक्वेशन से -20 आ रहा होगा अभी। क्लियर? पीछे और टेम्परेचर बढ़ा। तो आ गए बच्चे? तो बच्चे आ गए, एक्सेल मेडिकल वाले बच्चे आ गए। हाँ जी बच्चा
क्वेश्चन तुम्हारा ठीक था कि नहीं वैसे पिछला? नहीं नहीं, बस ठीक था कि नहीं? मतलब गलत था? क्या आंसर? इसमें कौन बता सकते हैं इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन में बता सकते हैं? वो जो फ्लोर है वो आइसोलेटेड थोड़ी है। आपको क्या पता फ्लोर पे कहाँ से इम्पल्स लग रही है, क्या हो रहा है? दसराज भूल गए कंडीशन तो ऐसे कम ला सकते है? तो ऐसे कम ला सकते कोई बात नहीं, तो थोड़ा रुक जाओ, इसमें क्या है? ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। है? ये तो आपने ग्रेनेड ही फेंक दिया लग रहा है। हाँ जी, क्या था आंसर? 5 मीटर। क्या करना था? सबसे पहले तो आप निकाल लोगे कि दीवार के पास हिट करने से जस्ट पहले क्या वेलोसिटी है, वो कितनी आ गई? तो 20 आ गई। उसके बाद आप दीवार और बॉल के बीच में क्या करोगे? कौन सी कंडीशन, मोमेंटम या ई? ई। मोमेंटम क्यों नहीं लगा सकते थे? दो बातें, ना तो आपको कुछ यहाँ कंडीशन दी हुई है कि आप जिससे लगा पाते, कोई मैसेज ही नहीं दिए हुए। दूसरी बात, आप सीधा ये यूज ही कर लोगे ना जब पता है कि दीवार है, ये फ्लोर है, तो ये तो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में तो कोई चेंज आना ही नहीं। ठीक है। तीसरी बात, अगर मान लो दीवार इसका मास दे भी देते आपको, तो भी आप लगा ही नहीं सकते थे। क्यों? ये कोई आइसोलेटेड थोड़ी है। फ्लोर के ऊपर तो पता नहीं आसपास से और कितनी फोर्सेस लग रही होंगी। दिस इज नॉट सम सिंगल बॉडी। ठीक है, तो फिर क्या करना है? सिर्फ ई की कंडीशन लगानी है जो हमने ऊपर जैसे लगाई। तो ई की कंडीशन कैसे लगेगी बच्चों? क्या करोगे जब आप जस्ट पहले बॉल की वेलोसिटी कितनी आ गई थी? 20। बाद में लेट्स से इट इज सम वी। ठीक है, जो नीचे वाला फ्लोर है उसकी वेलोसिटी तो जीरो ही है। तो लेट्स से कि जो बॉल है दिस इज बॉडी 1, दीवार इज बॉडी 2। तो मैं कैसे लिखूंगा? हाफ इज इक्वल टू v2 माइनस v1। v2 क्या हुआ? 0 माइनस v1 अपॉन u1। u1 कितना? -20। साइन कन्वेंशन तो वही रहेगी, नीचे वाला नेगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव। -0। तो इससे क्या आ गया? v10। और यहाँ से हाइट क्या आ जाएगी फिर, अगर 10 हाइट है तो? क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये मतलब बच्चों बॉल की वेलोसिटी दी हुई है आपको कि बॉल 20 से हिट कर रही है, ठीक है। हम्म। क्या होगा इस बॉल के साथ जब ऐसे टकराएगी? कुछ ऐसे जाएगी, तो ये वाली रेंज। ठीक, गुड। ठीक। ठीक। कितना हो गया? आज ही हो जाएंगे मुझे लग रहा है पूरी लिमिट। आज क्वेश्चन ही करना है बच्चों। हाँ, हाँ जी, हो गया। क्या आंसर है? 10√3। क्या करना था इस क्वेश्चन? कितने लोग का आ गया आंसर 10√3? ओके, क्या करना था इसमें? सबसे पहले तो एंगल आ गया, तो क्या करोगे? कंपोनेंट्स
हम इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है। जब आप इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? 20 cos 30 मतलब 10√3। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? 10। क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज आएगा? क्यों? गिव मी अ बेटर रीजन। नहीं, हमने तो उससे ये कहा था कि ई का फॉर्मूला आप उस डायरेक्शन में लगा सकते हो। वो फॉर्मूला ये थोड़ी कह रहा है कि वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में आ ही नहीं सकती। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इंपल्स ही नहीं है। दीवार पे जो इंपल्स लगेगी, सॉरी बॉल पे जो इंपल्स लगेगी दीवार से, वो किस डायरेक्शन में लगेगी? वर्टिकली लगेगी। तो बात ही खत्म। मतलब जो चेंज आएगा वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा ना, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये नहीं कि हाँ ई की इक्वेशन हम वर्टिकल में लगा सकते हैं तो हॉरिजॉन्टल का हम सोचेंगे नहीं। रीजन क्या है कि हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? देयर इज नो इंपल्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और वो हमें कैसे पता चल रहा है कि कोई इंपल्स नहीं है? भाई इंपल्स तो फोर्स से ही आनी है। जब हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है तो इंपल्स कहां से आएगी? बात समझ आई बच्चों? तो फिर तो वर्टिकल में वही ऊपर वाला कंसेप्ट ई वाला लग जाएगा। तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या बन जाएगी? 5√3। तो अब आपके पास अगर आप सोचो एक नया प्रोजेक्टाइल बन गया जिसकी ऊपर को वेलोसिटी है 5√3 और हॉरिजॉन्टल में 10, तो उसकी रेंज निकालनी है। कौन सा रिजल्ट यूज करना चाहिए? 2ux uy/g। जब सारा कुछ है ही उसकी फॉर्म में तो सीधा ही लगा दो। y इन्वॉल्व एंगल्स अगेन। आया समझ? नेक्स्ट बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये सारे स्मूथ सरफेस पे हैं 3 ब्लॉक्स, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। आज बच्चों हमने यही करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। डिस्टेंस से क्या कोई रोल ही नहीं है डिस्टेंस का। ये सारे एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हैं। जस्ट इन केस अभी ना आपके एक सीनियर बैच का उनका नीट का पेपर है संडे को, छोटा सा सेशन है, मैं यही हूँ मतलब। जस्ट इन केस में थोड़ा सा लेट हो रहा हो तो क्या करोगे? आंसर देख लेना और फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें टेक 10 मिनट्स करने चाहिए।
है ही नहीं कुछ
हाँ देखिए आप लिखो आंसर। सारे साइड नोट्स रीड करना है नहीं कहीं भी आंसर। ऑडियो भी जारी वो किधर चलिए बार दस लिखा नहीं एक मिनट एक के साथ नहीं रिलेशन है ना पढ़ लिया क्या सारा कुछ? कहाँ तक पहुँच गए? उसका आंसर नहीं है। क्या आया आपने क्या निकाला? जहाँ तक मुझे याद है 3 आता है इसका। फिर उसके आगे क्या किया? यहीं पे रहे या कुछ और भी किया? ये अच्छा ये क्वेश्चन ही था। चलो यही कोई बात नहीं। ठीक है ये पढ़ेंगे बच्चों, कोई बात नहीं। ठीक है आपने अब जो होमवर्क में करना है वो आपके जो मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज बची हुई है इसके लिए चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है वर्क पावर एनर्जी। अभी जो हमने कुछ चीजें करनी है वो सिर्फ अगली क्लास में भी हमने इसके टफ क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है अदरवाइज थ्योरी वाइज एवरीथिंग इज डन। तो आपने जो आपके मॉड्यूल में एक्सरसाइज 01 के जो भी बचा हुआ पार्ट है, एक सेक्शन है 2 सेक्शन है 3 क्या क्या है? इलास्टिक एक इलास्टिक है, इलास्टिक है वो दोनों हो जाएंगे। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 3 है। हाँ कोई 5 भी कोई आ रहा था? 5 तो नहीं आता मेरे को। हो जाएंगे बच्चों। ठीक है सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो वो कंप्लीट कर लेने आपने। कल आपकी क्लास भी नहीं है ना, तो ये मॉड्यूल का 01 आपने कंप्लीट करना। ठीक है तो कल जो मतलब परसों हमारी क्लास होएगी उसमें हमने इसी के कुछ टफ क्वेश्चंस और जो हमारी डिस्कशन पेंडिंग है वो करनी है। ठीक है जी चलो बच्चों पूरा सॉल्व। पहले मतलब पहले आप इन दोनों का कोलिजन करवाओगे, फिर वेलोसिटी निकालोगे, वो जो वेलोसिटी आएगी उससे इन दोनों का कोलिजन आएगा, और फिर जो वेलोसिटी आएगी उससे इन दोनों का फिर आ जाता है कोलिजन। और कोई शॉर्टकट नहीं है, वो पूरा ही करना पड़ता है। एग्जाम में हम 2 निकालने के बाद क्या करते हैं ना, 2 निकाल देंगे उसके बाद पता लगेगा कि कौन सी हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी भी ज्यादा है। वो तो बस ये है कि आपको 30